ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन वर्ल्ड एंड इंडिया। मतलब मानव शास्त्र का एक विषय के रूप में इसका उद्विकास कैसे हुआ है, इसमें हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड में और दूसरा पढ़ेंगे इंडिया में। और इंडिया में देखेंगे जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, और वर्ल्ड में देखेंगे जो जो दुनिया भर के जो मानव शास्त्री हैं उन सबका क्या योगदान था इसमें। जैसे कि मतलब एक बात पता होगा कि तो मानव क्या था ना, शुरू से ही उसको एक चीज जानना था, और वो क्या था कि हम कैसे आए। जो मानव को ये जानना था कि हम आए कैसे, हमारा उत्पत्ति कैसे हुआ, समाज कैसे बना, क्यों बना। बहुत सारा विचार जो मानव के मन में आते रहा, और इसका तलाश मानव ने शुरू किया। और जब तलाश शुरू किया, उसी को मानव शास्त्रियों ने एक निश्चित आकार दिया, और वही आकार जो है ये बना कि वही आकार एक विषय के रूप में बन पाया। मतलब मानव शास्त्र एक विषय के रूप में कैसे स्थापित हो पाया, हम लोग आज उसी पे बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि दुनिया भर में, क्योंकि एक नई ये मानव जो शास्त्र है एक नया विषय है ये, और नया विषय होने के बावजूद भी इसका जो विषय वस्तु है उसमें बायोलॉजी भी है, उसमें सोशियोलॉजी भी है। और लोग कहते हैं कि भाई ये जो विषय है ये इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये बायोसोशल है। इसमें बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और इसमें सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं। वास्तव में बायोसोशल में पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं मानव के विषय में पढ़ते हैं। और मानव के विषय में हम इसमें जब हम पढ़ते हैं तो तय बात है कि मानव खुद को जानना ज्यादा जरूरी समझता है, और ये जो जिज्ञासा था इसे एक विषय के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव शास्त्र का उद्विकास दुनिया में कैसे हुआ, फिर भारत में कैसे हुआ। तो पहला हेडिंग बनाओ आप लोग, मानव शास्त्र का विकास दुनिया में कैसे हुआ। अब इसमें देखो, वर्ल्ड में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टीके पेनीमैन। टीके पेनीमैन। और इसने दिया 4P वर्गीकरण, 4P क्लासिफिकेशन कह लो या वर्गीकरण कह लो, 4P क्लासिफिकेशन। यहाँ पे P क्या है, ये पीरियड है। ये P का मतलब वो पीरियड। और इसने मानव शास्त्र को 4 अलग अलग पीरियड में बांटने का काम किया। और वो था, पहला था फॉर्मुलेटरी पीरियड, पहला है फॉर्मुलेटरी पीरियड। इसका मतलब प्रारंभिक युग या सूत्रपात, प्रारंभिक। काल, पीरियड का मतलब क्या होता है, काल, प्रारंभिक काल। उसके बाद दूसरा आया यहां पे, वो था कन्वर्जन पीरियड। इसको हम बोलते हैं अभिसरण काल, अभिसरण काल। तीसरा यहां पे आया और वो है कंस्ट्रक्टिव पीरियड, कंस्ट्रक्टिव। इसको बोलेंगे रचनात्मक काल। और चौथा आया क्रिटिकल पीरियड, इसे हम लोग कहेंगे क्रांतिक काल। तो 4 पीरियड में इसने बांटने का काम किया ये। और जो प्रारंभिक काल है, ये जो पीरियड है ये है 1835 से पहले का, 1835 से पहले का। इसको याद रखना। मतलब इससे पहले कहां पे अगर हम चले जाए तो
तो 484 बीसी चले जाओ, 484 बीसी बिफोर क्राइस्ट, वहां से लेकर के 1835 का जो पीरियड है, इसे इसने रखा फॉर्मुलेटरी में। कन्वर्जेंट में इसने रखा 1835 से लेकर के 1859 के बीच की अवधि को। कंस्ट्रक्टिव में रखा 1859 से 1900, 1859 से 1900, और 1900 से लेकर अब तक, 1900 से लेकर अब तक टिल डेट, अब तक का जो पीरियड है, इसने रखा क्रांतिक काल में। तो यहां याद रखना पहले इस बात को कि इसने क्या किया, ठीक है। तो इसने जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण में इसने यही काम किया कि मानव शास्त्र का विकास जो पूरे दुनिया में हुआ है, वो 4 अलग अलग अवस्थाओं में हुआ, और ये 4 अवस्था या 4 काल में बांटने का काम किया है टीके पेनीमैन ने। और इस बात का चर्चा इसने अपने किताब, इसने किताब जो लिखा हुआ है, उस किताब का नाम है इस बात का चर्चा इसने अपने किताब 100 ईयर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, किताब का नाम मैं लिख दे रहा हूं, 100 ईयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये लिखा था 1935 में, और इस किताब में इसने इसका मतलब उल्लेख किए हुए है, अपने वर्गीकरण का उल्लेख किए हुए है ये। और इसने अपने वर्गीकरण में मानव को अगर समझना है, मानव का विकास कैसे हुआ, उसको हम 4 अलग अलग काल में पढ़ेंगे जाकर के, और कैसे मानव शास्त्र एक विषय के रूप में धीमे धीमे स्थापित होता चला गया और एक एकेडमिक डिसिप्लिन का आकार लिया, ठीक है। तो पहले हम लोग वर्ल्ड का भी बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इंडिया का भी बात करेंगे। इस काल का उपलब्धि क्या है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये काल क्या है, 1835 से पहले का, 1835 से पहले का काल है ये। अब इस काल को हम लोग कहते हैं कि ये सबसे पहला, सबसे लंबा काल भी है ये सबसे मतलब पहला, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे पहला एंड लॉन्गेस्ट पीरियड है ये। सबसे पहला और सबसे लंबा काल यही है। दूसरा हम कह सकते हैं, इस काल का जो शुरुआत है, हम लोग क्या करें, 484 से लेकर के बिफोर क्राइस्ट से लेकर के ये 1835 के बीच का काल है। इस काल में एक सबसे बड़े जो फिलोसफर हैं, वो थे हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस को हम लोग कहते हैं फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसे कहते हैं प्रथम मानव शास्त्री। प्रथम मानव शास्त्री नहीं कहा गया है। और इन्हें पहला इथनोग्राफर भी कहा गया है, प्रथम इथनोग्राफर। इथनोग्राफर का काम क्या होता है, जो मानव से संबंधित विभिन्न साक्ष्यों को एक लिखित विवरण जो है तैयार करने का काम करता है। और ऐसा ये इसलिए कर पाए क्योंकि ये दुनिया के कई भागों में घूमते रहे लंबे समय तक, और कई सारे जो कस्टम हैं, जो रिवाज हैं, कई सारी जो प्रजातियां हैं, उनका जो अलग अलग रिवाज है,
उसका अध्ययन किया और उसका एक लिखित जो विवरण इन्होंने तैयार करने का प्रयास किया था। और ये काम है, हेरोडोटस का जो टाइम था वो लगभग 484 से लेकर के 425 बीसी के बीच में इन्होंने काम किया था। इन्होंने दुनिया भर में भ्रमण करने का काम किया, दुनिया भर में भ्रमण किया। और ये ऐसे पॉइंट्स में लिखती जाऊं? हाँ, और विभिन्न, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाओ, और विभिन्न प्रजाति से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा किया। का अध्ययन किया। इसके बाद, और ये काम इन्होंने किया था, जो अवधि था वो था 484 से लेकर 425 बीसी के बीच में। 484 से लेकर 425 बीसी के बीच में। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। हेरोडोटस के बाद जो आए वो दूसरे थे, और वो थे प्रोटागोरास। वो थे प्रोटागोरास। इसने काम किया था 480 से 410 बीसी के बीच में, और ये भी एक ग्रीक फिलोसफर ही था। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहला इन्होंने कहा कि अगर आपको वस्तुओं के विषय में जानना हो, रिवाजों के विषय में जानना हो, तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, आप मानव को देख लो सही से, मानव को जान लो सही से, आपको सबके विषय में जानकारी मिल जाएगा। इतना लाइन बड़ा फेमस लाइन हुआ था, और इन्होंने मानव के विषय में और मानव के संस्कृतियों के विषय में काफी सारी जानकारी हमें देने का प्रयास किया है। इनका मानना था कि अगर वस्तुओं को जानना हो रिवाजों को जानना हो सबसे अच्छा है मानव को जान लो। सबसे अच्छा है मानव को जान लेना। सबसे अच्छा है मानव को जान लेना। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इनका अपना मानना था कि अगर आप मानव को जान लेते हो तो मानव क्या है, मानव बेसिकली सभी वस्तुओं के विषय में जानकारी देने का काम करता है। मानव इज द मैसेज ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, मानव अपने आप में क्या है, सभी चीजों के विषय में जानकारी प्रदान करने का काम करता है। और ये पहला सापेक्षवाद के सिद्धांत दिए थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। एक तो ये या पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना, ये उद्विकास का जो
स्कीम है, उसके विषय में सबसे पहले बताया था। उन्होंने उद्विकास का रूपरेखा रखा था। मैं मानव की बात कर रहा हूं, जीवों का बात नहीं कर रहा हूं। मानव के उद्विकास का जो रूपरेखा दिया था इन्होंने, कैसे कैसे मानव को उद्विकास हुआ है, और मानव तथा उसकी संस्कृति के विषय में, मानव तथा उसके संस्कृति के विषय में जानकारी दिया था। इनका जो काम यही है, पहला तीनों काम याद रखना आप लोग। इसके बाद है सुकरात। कब है सुकरात आया? कब आया सुकरात? सुकरात का जो काल है वो है 470 से लेकर के 399 बीसी का। सुकरात का सबसे महत्वपूर्ण जो देन था वो क्या था कि मानव किस प्रकार से दार्शनिक जो सोच है मानव विकसित हुआ, उस पर इन्होंने बात कहा। मानव में किस प्रकार से दार्शनिक सोच का आविर्भाव हुआ, ये इन्होंने बताया। ठीक है ना? तो इतना पहले बात आप लोग यहां पे याद रखना कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव के सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। उद्विकास का जो रूपरेखा है इन्होंने सबसे पहले रखने का प्रयास किया, और मानव तथा उसका जो संस्कृति जो भिन्नता है उसके विषय में इन्होंने जानकारी दिया। और इसके बाद सुकरात आए। सुकरात ने बेसिकली मानव में किस प्रकार से दार्शनिक सोच का आविर्भाव हुआ उस पर इन्होंने बताया ये। और इनका मानना था कि प्रत्येक समाज क्या होता है ना, एक सार्वभौमिक मूल्य से निर्देशित होता है। प्रत्येक समाज का एक सार्वभौमिक मूल्य होता है और उससे वो निर्देशित होता है। प्रत्येक समाज निश्चित सार्वभौमिक मूल्यों द्वारा निर्देशित होता है। तब आया प्लेटो। इसके बाद सुकरात के बाद आया प्लेटो। प्लेटो का जो अवधि है वो है 428 से लेकर के 348 बीसी का। और इसने कुछ विचार दिया, जैसे पहला कहा कि ह्यूमन विदाउट सोसाइटी लाइक एनिमल है। मानव बगैर समाज के जंतु जैसा है। ठीक है, यह समाज ही है जो उसे मानव बनाए हुए।
यह समाज ही है जो उसे मानव बनाए हुए है। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात क्यों है? चूंकि हम आज भी देखते हैं कि बार ऐसा होता है कि समाज का भय अगर मानव पे हो तो मानव कभी भी जंतु जैसा हिंसक नहीं हो सकता है। जिस समाज में मानव जंतु जैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब वहां पे समाज खंडित है, समाज नहीं है। जैसे आज का हमारा शहरी समाज और आज का ग्रामीण समाज में अभी भी क्या है, सामाजिक आ, जो व्यवस्थाएं हैं इतनी मजबूत है, जिसके कारण क्या है, कभी भी कोई भी व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता है। जैसे अभी देखी होगी कि दिल्ली में एक लड़की को 15 किलोमीटर तक एक गाड़ी में घसीट करके 4-5 लड़कों ने उसको मार दिया। और ये अब तक का मैं समझता हूं कि बहुत ही बुरा, मतलब हादसा कह लो इसको। इतना असामाजिक कैसे हो जाता है, कोई लड़की गाड़ी में फंसी हुई है और 15 किलोमीटर को खींच गई, और उसमें बैठा लोग बिल्कुल से ख्याल उसको नहीं रखा कि कोई इंसान भी फंसा हुआ हो सकता है। तो इससे बड़ा असामाजिक स्थिति क्या हो सकती है? इसके बाद आए अरस्तु। प्लेटो के बाद आए अरस्तु आए। और अरस्तु का जो अवधि है वो है 384 से लेकर 322 बीसी के बीच का। अरस्तु को फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र के जनक। अरस्तु बायोलॉजी के भी जनक हैं। अरस्तु जूलॉजी का भी फादर है। और अरस्तु को मानव शास्त्र के पिता भी कहा जाता है। और अरस्तु ने भी बहुत सारी बातों को दिया है। कहा कि मानव क्या है, एक सामाजिक, इसने कहा मानव एक सामाजिक जंतु है। ठीक है। कहा अगर नियम और कानून, न्याय व्यवस्था अगर न हो तो उसके अनुपस्थिति में क्या होता है, यह सबसे खतरनाक जानवर भी हो जाएगा। अरस्तु का जो मानना था, इसने कहा मानव एक सामाजिक जंतु है और समाज चलता है न्याय व्यवस्था और कानून पर। अगर न्याय व्यवस्था और कानून अगर न हो तो मानव जंतुओं में भी सबसे ज्यादा हिंसक जंतु हो सकता है। ये अरस्तु का मानना था। और कहा ये वो राज्य है जो ये निर्धारित करता है कि मानव का जो व्यवहार है वो किस हद तक हो। तो ये काम राज्यों का है। और इसने राज्य और मानव का संकल्पना दिया। कहा राज्य का होना बहुत जरूरी है। अगर राज्य न होगा तो मानव के व्यवहार का प्रतिमान तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानव क्या है, एक सामाजिक जंतु है। राज्य कानून न्याय व्यवस्था का निर्धारण करता है और उसका अनुपस्थिति में मानव क्या हो जाएगा, असामाजिक, जंतुओं में भी सबसे ज्यादा असामाजिक हो जाएगा। ठीक है। तो इसने मानव और राज्य का संकल्पना दिया। अरस्तु ने मानव एवं राज्य का संकल्पना दिया। और इसका मानना था कि मानव राज्यों के द्वारा निर्धारित, मानव का व्यवहार राज्यों द्वारा निर्धारित होता है। यदि नियम कानून या न्याय व्यवस्था
यदि न्याय व्यवस्था न हो तब मानव जंतुओं में सर्वाधिक खतरनाक होगा। जंतुओं में सर्वाधिक हिंसक जंतु होगा। तो ये अरस्तु का मानना था। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा और भी लोग आया, जैसे इसी पीरियड में आया कई सारे लोग दुनिया को भ्रमण करने के लिए निकले और ये मध्यकालीन अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ तक आते आते भारत जो है मानव के इतिहास मध्यकालीन व्यवस्था में आ चुका था। और मध्यकालीन व्यवस्था का मतलब हुआ, या पीरियड कह सकते हो, मध्यकालीन व्यवस्था अवधि कह लो या काल कह लो। मध्यकालीन काल, इसे ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि मध्यकालीन काल का मतलब हुआ इसमें कई सारे ट्रैवलर्स जो हैं, जो यात्री हैं, वो दुनिया के अलग अलग भागों में यात्रा करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे कई सारे ट्रैवलर्स हैं कि दुनिया के अलग अलग भागों में यात्रा किए। जैसे वास्को डिगामा, मार्को पोलो का नाम सुना होगा, वास्को डिगामा का नाम सुना होगा। तो मार्को पोलो हो चाहे वास्को डिगामा हो, मार्को पोलो हो चाहे वास्को डिगामा हो, इसने हमें कई सारे, मार्को पोलो और वास्को डिगामा ने हमें कई सारे मानव संबंधित, उसके गरीबात संबंधित जानकारियों को हमें दिया है। ये जो ट्रैवलर्स हैं, जैसे मार्को पोलो हो गया, वास्को डिगामा हो गया, इन लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों का खोज भी किया है, कई जगहों पे घूमा और मानव से संबंधित रिवाज हैं या जानकारी है या जो भी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं का से हमें अवगत कराने का प्रयास किया है। इसके बाद और भी कई सारे जो लोग हैं, जैसे फ्रांसिस बेकन्स हैं, थॉमस होब्स हैं, जॉन लॉक है, इमैनुअल कांट हैं, तो इन लोगों ने भी हमें जानकारी देने का काम किया है। याद रखना कि 17वीं सेंचुरीज में फ्रांसिस बेकन्स और थॉमस होब्स ने समाज के अध्ययन के लिए कई सारे सिद्धांतों का निर्माण किया। ये और उसके बाद है जॉन लॉक, एक और है, लिखे हैं पे जॉन लॉक। इसने भी इसमें अपना सहयोग दिया। तो फ्रांसिस बेकन्स, थॉमस होब्स और जॉन लॉक तीनों ने समाज के अध्ययन में मतलब कहते हैं उसके बीच में कौन सा, ऐसे समझो उसको, जैसे समाज का जो निर्माण है, समाज में जो भी संबंध है, उन संबंधों के बीच में जो भावनाएं अंतर्निहित हैं, उन संबंधों के बीच में जो साइंस छिपा हुआ है, उस साइंस पे प्रकाश डालने का काम किया था जॉन लॉक ने, कि वो साइंस क्या है, वो मिस्ट्री क्या है, वो मैजिक क्या है,
कि जिससे दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करने लगता है, एक छोटा सा समूह पूरी दुनिया को छोड़ करके अपने आप को परिवार मानने लगता है, और एक परिवार और कई परिवारों से मिलकर के एक निश्चित क्षेत्र में एक समाज का निर्माण हो पाता है। और आज वो कौन सा सेंस है जो हम सब में विद्यमान है, उस संबंधों के विषय में बताने का प्रयास किया है। तो इन तीनों का जो योगदान रहा है वो है समाज के का अध्ययन किया, और समाज के अध्ययन के दौरान इन लोगों ने अंतर्निहित सिद्धांतों का निर्माण भी किया है, अध्ययन से संबंधित। सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये काम किया है। तब आए इसके बाद 1724 से 1804 के बीच में इमैनुअल कांट आया। ये है, तब है इमैनुअल कांट। इसने किताब लिखा, उस किताब का नाम है एंथ्रोपोलॉजी, और ये बुक पब्लिश हुआ था 1789 में। 1789 में पब्लिश हुआ था ये। और इसने कहा कि मानव का जो उत्पत्ति है जंतुओं से हुआ है, एनिमल ओरिजिन ऑफ मैन, मानव का उत्पत्ति जंतु से हुआ है। ठीक है। और मानव का जो ज्ञान है ठीक है ना, पूर्व में मानव के द्वारा किए गए संघर्ष के परिणाम स्वरूप तब इसके बाद आया, कई सारे लोग आए, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैरोलस लीनियस आया, कैरोलस लीनियस। और इसने अपना किताब लिखा सिस्टेमा नेचुरी, इसने किताब लिखा सिस्टेमा नेचुरी। और इस किताब में, ठीक है ना, ये सभी जीवों के साथ मानव का वर्गीकरण किया, ये जीव जंतुओं के साथ मानव का स्थान निर्धारित किया। जो जीवों के समानता और भिन्नता के आधार पर था। जो जीव समान समान हैं उनको एक संघ में रखा, एक वर्ग में रखा, और जो जीव भिन्न भिन्न है उसे एक अलग संघ में, अलग वर्ग में रखते चला गया। और इस प्रकार से इसने, ठीक है, इसे हम लोग फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो इसे ही फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण करने का काम यही किया था। इसे ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। तो टू किंगडम तुमसे नहीं पूछ रहा है, खाली इतने याद रखना कि भाई जीव जंतुओं के बीच मानव का जो स्थान है वो क्या होगा,
तो इसके लिए चाहिए था वर्गीकरण करना, और जो काम किया था कैरलस लिनियस ने। और ऐसा होते होते हम लोग पहुंच गया 17वीं सेंचुरी में आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे हैं। और 17वीं सेंचुरी में तब आया क्रिश्चियन मिशनरीज। 17वीं सेंचुरी में मतलब 16वीं से 17वीं के बीच में इसमें आया हमारे यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज आया। और इन क्रिश्चियन मिशनरियों ने, ठीक है, जो दुनिया भर में इन लोगों ने जो कहते हैं अपना वर्चस्व कायम किया था, दुनिया भर में इन लोगों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न सारे स्कूलों को, मिशनरियों को खुलवाने का प्रयास किया, ताकि ये क्रिश्चियनिटी के आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैला सकें। और नतीजा ये हुआ ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ये क्या चाह रहा था? इसका उद्देश्य था पहला क्रिश्चियनिटी का प्रसार, क्रिश्चियनिटी का प्रसार। माने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार ये चाह रहा था। दूसरा क्या चाह रहा था? ये उपनिवेशवाद का प्रसार, उपनिवेश का फैलाव का विस्तार कर दो, उपनिवेश का विस्तार। और इसके जरूरी क्या था कि आप अगर कहीं भी उपनिवेश का विस्तार करना चाहते हो, धर्म का प्रसार करना चाहते हो, लोगों को अपने धर्म में मिलाना चाहते हो, तो ये इसके लिए आपको करना होगा कि उनको समझना पड़ेगा। उनको समझने के लिए उनकी संस्कृति को जानना होगा, उनकी संस्कृति को जानने के लिए उनके बीच में रहना होगा, और उनके बीच में रहने के लिए, उनकी संस्कृति को समझने के लिए, उनको जानने के लिए उनको भाषा को समझना होगा। अगर उनके भाषा को नहीं समझ सकते हो तो उसे एक अपना भाषा दो। और क्रिश्चियन स्कूलों के द्वारा लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दिया गया ताकि हम उन लोगों को समझ सके। कहीं भी क्रिश्चियन मिशनरी का कोई उद्देश्य नहीं था लोगों को इंपावर करना, उसका उद्देश्य था उनके कल्चर को समझना। और जब उनके कल्चर को समझ पाएंगे तब उसे हम समझा पाएंगे कि हमारा धर्म क्या क्या आपको दे सकता है। और जब हमारे धर्म को समझ पाएगा तो वो हमारे धर्म के साथ मिल पाएगा, अपना धर्म बदल लेगा। और तब जाकर जब धर्म बदलेगा तब ना हमारे उपनिवेश का विस्तार होगा। और ऐसा करने में वो एक हद तक सफल रहा था। और जहां जहां वो ये काम नहीं कर पाया वहां वहां वो असफल हो गया। लेकिन कहते हैं कि अंग्रेजों के राज में दुनिया में अंधेरा नहीं होता था। ठीक है, तो इतना याद रखना। समझ रहे बात? इतना समझ रहे बात? तो पहला पीरियड था। अब दूसरा पीरियड है, वो है कन्वर्जेंट पीरियड। कल मिटाने दे रहा हूं। अब एक सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है और ये है कन्वर्जेंट पीरियड। और ये पीरियड स्टार्ट होता है 1835 से लेकर 1859 के बीच में। ठीक है, इसमें सबसे पहले लोग आए वो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ठीक है ना। और इसने बहुत पता है मार्क्स के विषय में, इसने वर्ग संघर्ष पे बहुत अच्छी सी बातें कहा है कि क्यों एक वर्ग संघर्ष करने के लिए खड़ा हो गया। इसने इतिहास में
शक्तियों के हस्तांतरण पे भाषा के महत्व को समझाया है कि भाषा ने किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण करने में योगदान दिया है। ठीक है, इसके बाद इसमें आए एक थे जेम्स प्रिचार्ड। इसने एक मानव प्रजाति पर किताब लिखा है। मानव जो प्रजाति है उस पर एक क्रमबद्ध किताब लिखा है। उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मैन। और एक फिजिकल हिस्ट्री ऑफ मैन। ये लिखा है इसने 1833 में और लिखा है ये 1836 में। ठीक है, तो दो इसने किताब लिखा और उसमें इसने तमाम जो मानव जो है अलग अलग प्रजाति हैं, किसी के बाल का रंग क्या होता है, किसी के त्वचा का रंग क्या होता है, कैसे हम एक मानव को दूसरे मानव को बाहर से देख करके जो अंतर करते जिन लक्षणों के आधार पर अंतर कर पाते हैं कि ये अफ्रीका है, ये इंडिया का है, या ये काकेशियन है, ये मंगलोइड है, या ये निग्रिटो है, अलग अलग जो प्रजाति है उनको बाहरी संरचना के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, सबसे पहले इसी ने समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, तब आया चार्ल्स डार्विन। इसके बताया है चार्ल्स डार्विन। और डार्विन के विषय में आप लोग पढ़ चुके हो। डार्विन ने किताब लिखा है। डार्विन की किताब का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जातियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसने क्या है, यह है जातियों के उद्विकास पर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद है इसने एक सिद्धांत दिया थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, कार्बनिक उद्विकास का क्रमबद्ध सिद्धांत दिया है इसने। कार्बनिक उद्विकास। तो कन्वर्जेंट पीरियड में हुआ क्या बेसिकली, मार्क्स आया, मार्क्स ने भाषा के योगदान को बताया। प्रिचार्ड आया, इसने मानव के बाहरी भिन्नता पे बताया। और डार्विन आया तो इसने नई जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ उस पर बताया। तो नई जीव की उत्पत्ति पे बताया है डार्विन ने, न्यू स्पीसीज कैसे आया। जो स्पीसीज आया उसमें एक ही स्पीसीज के अंदर जो भिन्नता है, भिन्नता को बताया है किसने, स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशंस है, भिन्नता है। जैसे मान लो मानवी हम है, तो मानव एक नया स्पीसीज है। अब मानव में जो भिन्नता है, ये बन क्या बन गया, ये रेस है, ये अलग अलग रेस में मैंने बांट दिया। ये अफ्रीका वाले हैं, ये काकेशियन है, ये इंडिया वाले हैं, तो ये सॉरी अफ्रीका। अब सर नेटवर्क इशू हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो, तो एक तो आया मार्क्स एक तरफ से, कन्वर्जेंट में क्या वो सब मिल गया, मार्क्स आया उसका सिद्धांत यहां पे आके मिल गया।
इसने इसने बताया लैंग्वेज का क्या रोल होता है, सत्ता के हस्तांतरण। दूसरा आ गया डार्विन आया। डार्विन ने बोला कि नई जो जीव है, नई जो जाति है, नई जाति की उत्पत्ति कैसे होता है, तो नई जाति की उत्पत्ति पे इसने बात बताया। अब नई, और ये जो आया प्रिचार्ड, रिचार्ड, इसने कहा कि नई जातियों के भीतर जो भिन्नता है, तो भिन्नता कैसे होता है। नई जातियों में जो अगर है तो सब मानव ही है, और मानव में भी क्या भिन्नता है, तो भिन्नता के आधार क्या है। इसने मंगलोइड, इसने काकेशियंस, इसने निग्रो में क्या क्या भिन्नता है। भाई निग्रो है तो काला है, काकेशियंस है तो सफेद है, मंगलोइड है तो नाटा है। तो ये जो स्ट्रक्चरल जो डिफरेंसेस है उस पर इसने अपना अपना बात रखा, और इस प्रकार से ये सब चीजें क्या हुआ, एक प्रकार कन्वर्ज कर रहा था। ये जो आइडियोलॉजी क्या है, ये एक जगह पे आकर के मिल रहा था। इसने एक पे बात कहा नई जाति की उत्पत्ति कैसे होता है, तो जातियों के अंदर जो भिन्नता है उसका बात कहा, और इसने अब जो जीव है वो पावर का हस्तांतरण कैसे होगा अगले पीढ़ियों में, तो उस पे मार्क्स ने बात कहा था। तो ये इस प्रकार से कन्वर्जन पीरियड में ये सब बातें हुई। तब आता है तीसरा पीरियड, और उसका नाम है कंस्ट्रक्टिव पीरियड। तब तीसरा है कंस्ट्रक्टिव पीरियड। कंस्ट्रक्टिव पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ है, कहते हैं एज ए डिसिप्लिन, एज ए विषय के रूप में मानव शास्त्र स्थापित हो गया। तो मानव शास्त्र एक विषय के रूप में कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लगा। एक विषय के रूप में स्थापित हो गया यहां पर, और कई सारी यूनिवर्सिटीज में इसका क्लास शुरू हो गया। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में 1884 में क्लास शुरू हुआ था इसका। ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में 1884 में, ठीक है, कैम्ब्रिज में 1900 में, 1900 में ये सब क्लास इसके स्टार्ट हो गए। नतीजा ये हुआ कि जब ये एकेडमिक रूप स्टार्ट हुआ तो अब इस पे एक नियमित रूप से शोध इसमें हुआ। अब शोध के परिणाम क्या हुआ, कई सारे पब्लिकेशंस कई अस्तित्व में आया, मतलब कई सारे किताब छपा, शोध पत्र छपने लगा। शोध हुआ तो शोध पत्र भी आया, शोध पत्र आया तो किताबें भी आई। और इस शोध करने वाले जो लोग थे, शोध पत्र लिखने वाले जो लोग थे, किताबें लिखने वाले जो लोग थे, ठीक है ना, इन सब लोगों में जो प्रमुख थे वो थे ईबी टाइलर, जेम्स फ्रेजर, एलिस मॉर्गन या हेनरी माने। ये सारे लोग क्या थे, प्रमुख लोग थे। नतीजा हुआ कि मानव शास्त्र कई अलग अलग, तो सबने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, तो मानव शास्त्र कई सारी शाखाएं का इससे उत्पत्ति हुआ। तो वो शाखाएं क्या क्या था, तो वही बना फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी, प्री हिस्ट्री। ये ऐसे अलग अलग शाखाओं का उत्पत्ति हुआ, और मानव शास्त्र को अब हम शाखाओं में पढ़ने लगे। और ये हुआ है कंस्ट्रक्टिव पीरियड में, चूंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा था, एक विषय के रूप में स्थापित हुआ, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लगा, और इस पर कई सारे शोध पत्र, शोध कार्य, किताबें आई, और नतीजा हुआ कई सारे जो विद्वान हैं, जो मानव शास्त्री कहलाए बाद में चल करके, उन लोगों ने अलग अलग शाखाओं पे, मानव के अलग अलग पक्षों पे काम करना शुरू किया, और नतीजा हो कि अलग अलग शाखाएं का निर्माण संभव हो पाया है। तो आप लोग इतना पहले याद रखना है। अब इसके बाद है
लास्ट फेज, और वो है क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड और ये पीरियड तो पता ही है, 1900 के बाद का पीरियड है ये। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ? अति महत्वपूर्ण पीरियड। अति महत्वपूर्ण मतलब इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव। अति महत्वपूर्ण, क्रिटिकल वर्ड का मतलब होता है क्रांतिक बदलाव। इससे पहले जिस काम में कोई रफ्तार नहीं था, इस पीरियड के बाद बहुत तेजी से इसमें क्या वो रफ्तार आया, और पूरा का पूरा जो चीजें हैं बदलने लगा। क्या बदल गया? ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी में कई सारे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम देखना है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम, पहली बार ये हुआ अगर हम देखें तो 1920 में, 1920 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का निर्माण हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये बनाया गया। ठीक है, 1908 में देखें तो लिवरपूल में, मतलब लिवरपूल यूनिवर्सिटी में, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है, इस पे काम शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद यहीं पे हम कहते हैं कि डिफरेंट, ये कह लो कि जो मानव शास्त्रीय सिद्धांत है, विभिन्न मानव शास्त्रीय सिद्धांत, विभिन्न मानव शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ठीक है, और मानव शास्त्र को एक समग्र विषय के रूप में, मतलब अध्ययन किया जाने लगा। मानव शास्त्र के द्वारा न सिर्फ मानव के संबंध में एज ए विषय भी, तो मानव शास्त्र एक विषय के रूप में तो स्थापित हुआ ही हुआ, एक विषय के रूप में स्थापित हो चुका था। यहाँ पे ये हम कैसे मान ले कि स्थापित हो गया? इसलिए कि कई सारी यूनिवर्सिटीज में मानव शास्त्र की शाखाओं को लेकर के भी अब काम शुरू हो गया था। और जब इस तरह का काम हो और उस विषय पे कई सारे सिद्धांत जब अस्तित्व में आने लगे, तो विषय स्थापित माना जाता है। और एक बड़ा सा चेंज था जो दुनिया भर में हुआ, और सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहा, ये आगे भी कई सारे देशों में होते रहा। ये तो यहाँ पे चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मानव शास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हुआ, विभिन्न मानव शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1920 में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बना, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे बहुत सारा, ठीक है ना, काम शुरू हुआ। इसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट रूप में बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा, और ये सारा काम हुआ है क्रिटिकल पीरियड में। इसके बाद है जैसे कहते 17वीं सेंचुरी में, 17th सेंचुरीज, सबसे पहले मैं नाम लूंगा फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन एक, थॉमस होब्स, फ्रांसिस बेकन हो गया, थॉमस होब्स हो गया, डबल बी है यहाँ पे।
ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, समाज के अध्ययन के लिए, मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूं। तो फ्रांसिस बेकन हो या थॉमस होब्स हो, इन दोनों ने क्या किया, समाज के अध्ययन के लिए कई सारे सिद्धांतों को दिया ही है। सेंटेंस